आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माझीवाला कक्षा 10वीं विषय विज्ञान भाग 3 अध्याय 9 प्रकाश। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के अतिरिक्त ऐसे भी दर्पण होते हैं जिनका पृष्ठ वक्राकार होता है, अर्थात इस तरह के दर्पणों में हमें एक भिन्न आकृति दिखाई देती है और ये भिन्न आकृति की तरह दिखाई देता है। प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के वक्र पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण के नाम से जाना जाता है। हम उनके पृष्ठ को किसी खोखले गोले का भाग मान सकते हैं और उसे गोलीय दर्पण के नाम से जाना जाता है, जैसे कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। आपने कभी भी एक चम्मच के अंदर अपना मुंह देखा होगा। वह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण के रूप में दिखाई दे सकता है। यदि आप दर्पण के अंदर की तरफ अपना चेहरा देखते हैं तो वो उत्तल की तरफ दिखाई देगा, और यदि बाहर की तरफ देखते हैं तो वो एक अवतल की तरह दिखाई देगा। सामान्यतः अवतल दर्पण ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्रित होते हैं अवतल दर्पण कहलाते हैं। सामान्यतः सुरक्षा की दृष्टि से इनके बाहरी और पक्ष अर्थात पिछले भाग पर उत्तल पृष्ठ पर परावर्तक आवरण चांदी अथवा एल्युमिनियम की परत भी लगाई जाती है, जिसे लगाने के बाद उन पर रंग भी कर दिया जाता है। और वहीं वैज्ञानिकों द्वारा इसका यथार्थ परीक्षण करने हेतु अवतल दर्पण के बाहरी उत्तल पृष्ठ पर परावर्तक आवरण लगाने के बजाय इसके ऊपर के ऊपर परावर्तक आवरण लगाया जाता है, जिन्हें अग्र विलेपित दर्पण के नाम से जाना जाता है। अर्थात जहां सामान्यतः दर्पण के बाहर की तरफ पॉलिश होती है, वहीं अब बाहर की तरफ पॉलिश नहीं करके मैं एक ऐसा आवरण अंदर की तरफ ही लगा दूंगा जो खुद अपने आप में क्या करेगा, परावर्तन का कार्य करेगा, परावर्तित करेगा, जिन्हें इस प्रकार को अग्र विलेपित दर्पण कहा जाता है। यह वैज्ञानिकों द्वारा यथार्थ प्रक्षेपण यानी किसी भी प्रयोग को व्यवस्थित तरीके से और कम त्रुटि के साथ करने के लिए इस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। वहीं उत्तल दर्पण ऐसे गोलीय दर्पण जिनका पृष्ठ बाहरी और वक्राकार हो, अर्थात बाहरी भाग दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग हो, उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके लिए वक्र पृष्ठ के अंदर की सतह पर परावर्तक आवरण लगाने के बाद वहां रंग कर दिया जाता है ताकि बाहरी तल से उसे परावर्तित हो सके व परावर्तन की प्रक्रिया कर सकता है। सामान्यतः एक अवतल दर्पण का फोकस, यदि हम जैसे एक बात करें कि ये एक अवतल दर्पण है और उसके अंदर यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जब प्रकाश की किरणें उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वे सभी एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात जब एक समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात किरण पुंज अभिसारित होना अर्थात एक तरफ केंद्रित होना या मिलना होकर दर्पण के सामने एक बिंदु बनाती है, एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस तल कहा जाता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण पर समांतर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो जैसे कि आई और उसके बाद वह फैल जाएगी। सामान्यतः प्रकाश की किरणें फैल जाएगी और इस स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो इस स्थिति को बताने के लिए उन्होंने इन्हें पीछे की तरफ अर्थात परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया, जहां ये एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे फोकस बिंदु के नाम से जाना गया, अर्थात उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव के नाम से जाना जाता है, अर्थात सामान्यतः जो भी दर्पण होगा उसका वह निकटतम बिंदु या मध्य बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरण पुनः 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो जाएगी
उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। जिस कोण से वे आई थी उसी कोण से परावर्तित होगी, उसे ध्रुव बिंदु कहा जाता है। गोलाकार दर्पण को हम गोले का एक भाग मानते हैं और उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र एवं उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं। अर्थात सामान्यतः दर्पण किसी न किसी वृत्त के टुकड़े से बनता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष के नाम से जानी जाती है। अर्थात मान लीजिए एक दर्पण का, यहाँ से एक दर्पण इस प्रकार का एक टुकड़ा बनाया गया, तो ये दर्पण सामान्यतः इस वृत्त का एक भाग है, तो इसका केंद्र इसकी वक्रता केंद्र कहलाएगा और इस वक्रता केंद्र से उसके मध्य बिंदु अर्थात ध्रुव बिंदु की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी और इन दोनों ही लाइनों से गुजरती हुई रेखा मुख्य अक्ष के नाम से जानी जाती है। वहीं वक्रता केंद्र व ध्रुव बिंदु के मध्य की दूरी का आधा उसकी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये सरल रेखा मुख्य अक्ष, वहीं किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। बड़े गोलीय दर्पणों में ध्रुव से दूरी बढ़ने के साथ साथ किरणों के परावर्तन की दिशा भी बदल जाती है, जिससे उसकी तीव्रता समाप्त हो जाती है। अर्थात वे एक बिंदु पर फोकस नहीं कर पाती, एक बिंदु पर मिल नहीं पाती। सामान्यतः जब इन गोलीय दर्पणों की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास या द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत ही छोटा होता है, हम उसे समझने के लिए चित्रों में भले ही इसको एक बहुत बड़ा भाग के रूप में बताते हैं, अर्थात हम इसका द्वारक बिंदु या इसका बिंदु बहुत ही बड़ा बताते हैं, जबकि वास्तव में ये बिंदु बहुत ही छोटा होता है। केवल हम इसे समझने के लिए ही बड़ा करते हैं। इन गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की हमेशा दोगुनी होती है। अर्थात यदि इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, अर्थात इसका मान c है, तो f इसका आधा होगा बराबर बिल्कुल इसका आधा होगा। और वास्तविक जीवन में बड़े किरण पुंजों को गोलीय दर्पण की बजाय परवलयकार दर्पण से एकत्रित किया जाता है। अर्थात पहले हम गोलीय दर्पण का उपयोग करते थे, वहीं आज हम परवलयकार अर्थात इस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं, जिससे ये फोकस ज़्यादा केंद्रित बनते हैं। दर्पण में एकत्रित किया जाता है, जैसे कि टेलीस्कोप में। वहीं गाड़ी की हेडलाइट में भी परवलयकार दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि फोकस पर स्थित लाइट से परावर्तित किरणें समांतर किरण पुंज की तरफ प्राप्त हो। अर्थात जब लाइट लगे तो प्रकाश की किरणें बिल्कुल समांतर जाए और जितनी अधिक से अधिक दूरी तक वे प्रवेश कर सके और अधिक से अधिक दूरी तक हमें व्यवस्थित और साफ दिखाई दे सके। ताकि फोकस पर स्थित लाइट से परावर्तित किरणें समांतर पुंज को हो। अवतल दर्पण में फोकस उसके सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस सदैव उसके पीछे की तरफ होता है। क्योंकि अवतल दर्पण का निर्माण एक टुकड़े से होता है, तो इसलिए इसका फोकस उसकी तरफ ही होता है। वहीं दूसरे का फोकस उसकी विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि पॉलिश जब अंदर की तरफ होती है तो उसका फोकस अंदर की तरफ रह जाता है। इस प्रकार अवतल दर्पण में फोकस उसके सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस उनके पीछे की तरफ होता है। यदि हम एक प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी को धनात्मक मानेंगे, तो दूसरे दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक माननी होगी। और इसलिए गोलीय दर्पण से परावर्तन का अध्ययन करने के लिए हम सबसे बड़े नियम कार्तिक चिन्ह परिपाटी को समझने का प्रयास करेंगे। कार्तिक चिन्ह परिपाटी का महत्वपूर्ण ज्ञान। कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम दर्पण के ध्रुव को सदैव मूल बिंदु मानेंगे, अर्थात सभी दूरियां व सापेक्ष मान मूल बिंदु के सापेक्ष लिए जाएंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक बिंदु का x अक्ष मान लिया जाएगा। अर्थात ये दर्पण है, इसका मुख्य बंध x मान लिया गया। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के इस बिंदु ध्रुव बिंदु से ही ली जाएगी। वहीं बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, अर्थात बिंब सदैव बाईं ओर ही रखना है।
अर्थात बिंब से आने वाली किरण दर्पण पर सदैव बाईं ओर से आपतित मानेंगे। हम इस तरफ से ही आने वाली किरणों को मानेंगे। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि बिंब की दिशा सदैव हमें ऋणात्मक लेनी है। बिंब की दिशा को अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां माइनस मानी जाएगी, वहीं सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाएगी। अर्थात यदि हम उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण दोनों में ही बिंब की दूरियों की बात करें तो बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स के अनुदिश की सभी दूरियां धनात्मक मानी जाएगी। अर्थात कार्तिक चिन्ह परिपाटी की यह कहती है कि जब बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी बिंब प्रतिबिंब के बनने पर निर्भर करती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां लंबवत मानी जाएगी, अर्थात धनात्मक ली जाएगी, तो वहीं मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरियां लंबवत मापी जाएगी और वह ऋणात्मक ली जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दर्पण है, ये इसकी सापेक्ष मुख्य अक्ष है। आने वाली दूरियां अर्थात प्रकाश की किरण इस तरफ से आ रही है, अर्थात बायां और इसे माना गया, तो बायां भाग ऋणात्मक माना गया और उसके विपरीत भाग को धनात्मक माना गया। वहीं वस्तु को जब सापेक्ष ऊपर की तरफ रखा जाएगा तो उसे धनात्मक लिया जाएगा और नीचे की तरफ जब उसका मान आएगा तो उसे ऋणात्मक माना जाएगा। तो हम इस माप को कार्तिक चिन्ह परिपाटी से व्यवस्थित तरीके से याद करेंगे, जिससे ही हम आगे के प्रश्नोत्तर अर्थात संख्यात्मक प्रश्नोत्तर आसानी से कर पाएंगे। कार्तिक चिन्ह परिपाटी, यदि कार्तिक चिन्ह पद्धति के अनुसार अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक मानी जाएगी। तो इसी प्रकार फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक ही होगी, क्योंकि उसका निर्माण उसी दिशा में होता है। तो वहीं अवतल दर्पण में बिंब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर बनेगा और उसकी दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, जबकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दाईं ओर बनेगा, तब उसकी दूरी धनात्मक ली जाएगी। अर्थात सामान्यतः इसके प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, अर्थात लंबाइयाँ धनात्मक रहेगी। लेकिन यदि प्रतिबिंब उल्टा और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनेगा तो उसकी लंबाइयाँ ऋणात्मक ली जाएगी। वहीं एक उत्तल दर्पण के लिए बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। चूँकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी विपरीत दिशा में होती है, अतः उन्हें धनात्मक लिया जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेंगे, अतः वह सदैव धनात्मक ही बनेंगे। इसी तरह उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, अर्थात उसका मान भी धनात्मक लिया जाएगा। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत।